myself N.K. Singh. I have been teaching physics for past 27 years for NEET students. Today I am going to discuss critical thinking type MCQ questions. क्रिटिकल थिंकिंग से मेरा मतलब है जिसमें टिपिकल कंसेप्ट इन्वॉल्व हो। इसके पहले वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ पर क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस किए थे, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। उससे थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चंस अभी मैं करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 टिपिकल टाइप क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज हॉट थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है, आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले दोनों चार्ज को एयर में रखा गया, उस समय दोनों थ्रेड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। मान लो 2 थीटा एंगल है, तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे उसके साथ एंगल फॉर्म होगा थीटा। और क्वेश्चन में जो थीटा एंगल दिखाया गया है वो दोनों थ्रेड के बीच का एंगल थीटा है। दोनों थ्रेड के बीच का एंगल थीटा है। दोनों थ्रेड के बीच में एंगल दिया हुआ थीटा। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सीसी। सॉलिड की डेंसिटी है, जिससे बॉल बना हुआ है उसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सीसी। और जिस लिक्विड में उसको प्लेस किया गया है उसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी। तो जिस समय एयर में लिया गया है उस समय, जैसा कि पहले क्वेश्चन डिस्कस किया देखा आपने, वहां पर जब tan थीटा की वैल्यू लेंगे, tan थीटा हमने कंसीडर किया, यहां पर एंगल ले लिया, दोनों थ्रेड के बीच में क्वेश्चन में थीटा लिखा गया है, हमने ले लिया है 2 थीटा फॉर सिंप्लिसिटी। 2 थीटा फॉर सिंप्लिसिटी। एंगल बिटवीन द थ्रेड्स, जो थ्रेड्स है दो, उसके बीच का एंगल सिंप्लिसिटी के ले लिया हमने tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Fe डिवाइड बाई mg। दिस इज इक्वल टू Fe डिवाइड बाई m v रो g। रो डेंसिटी है बॉल का, इसमें दिया हुआ परहैप्स स्फीयर होगा, इसमें स्फीयर दिया हुआ या बॉल जो भी है। यहां पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वहां पर बॉल स्फीयर दिया हुआ है, तो स्फीयर का जो डेंसिटी है रो है, तो जब रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? मास मिलेगा। तो वी रो जी फॉर एयर, ये होगा एयर के लिए। फॉर एयर tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन वी रो जी। और यहां पर इस प्रकार का सिचुएशन हमने ले लिया है, यहां से जो एंगल है इसको थीटा मान लिया और इसको भी थीटा मान लिया, ये कंसीडर हमने कर लिया। तो जस्ट यू टेक 2 थीटा, अगर थीटा लेते तो थीटा बाई 2 होता। तो tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg वी रो जी। इन द सेकेंड केस, जब उस स्फेयर्स को दोनों को डाला गया है लिक्विड में, उस समय एंगल सेम रह जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एंगल सेम रह जाता है। तो वहां पर एंगल अगर सेम है सेकेंड केस में, तो वहां पर tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल चेंज Fe डैश। लेट अस सपोज द एंगल इज Fe डैश, फोर्स इज Fe डैश, सो Fe डैश डिवाइड बाई, वहां पर जो फोर्स लगेगा एक फोर्स होगा mg का, mg, और एक फोर्स होगा बायोंसी का माइनस Fb, वायंसी फोर्स, वायंसी फोर्स लगेगा। एक वायंसी फोर्स लगेगा
ऊपर की तरफ लगेगा, mg लगेगा डाउनवर्ड और बाउंसी फोर्स लगेगा अपवर्ड। अब ये जो दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो इट मीन्स दैट एफ ई डिवाइड बाई एम जी, दिस इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी। दिस implies एफ ई डिवाइड बाई वी रो जी, दिस इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी वी रो जी। और आप देख रहे हैं कि जो बायनेंसी फोर्स है उसमें यूज होगा लिक्विड की डेंसिटी, सेम वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वहां पर जो डेंसिटी है 0.8 है और यहाँ 1.6 है तो इसका हाफ है, तो ये हो जाएगा रो डिवाइड बाई 2 जी, इतना होगा। एम जी क्या है पर वीरो जी माइनस वी रो बाई 2 जी। दिस implies एफ ई अपॉन वी रो जी इक्वल टू 2 एफ ई डैश अपॉन 2 वी रो जी। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा वी रो जी डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 2 एफ ई डैश डिवाइड बाई वी रो जी। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई जस्ट on the basis of dielectric constant, if zero g will get cancelled. So here F E upon F E dash equal to 2. It means that F vacuum या air भी कह सकते हैं, air practically vacuum is equivalent to air. So F air divide by F मीडियम, एफ मीडियम जिसको यहां लिखा गया एफ ई डैश, एफ एयर डिवाइड बाई एफ मीडियम, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन आर एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर। ये बहुत पहले क्वेश्चन जो है पूछा गया था आईआईटी में, उसके बाद मेडिकल में भी रिपीट किया गया। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ रही है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। वहां पर 2 डायग्राम बना हुआ है। एक डायग्राम में वर्टिकल डिस्टेंस y है, दूसरे में y डिवाइड बाई 2 है। फर्स्ट फिगर में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है, सेकंड में कैलकुलेट करना है, उसको यहाँ पर r डैश से हमने दिखाते हैं। तो इफ यू कंसीडर फर्स्ट फिगर tan थीटा, लेट अस सपोज एंगल थीटा, 2 थीटा है तो हाफ एंगल हमने लिया। जो एंगल थ्रेड के बीच में बन रहा है वो एंगल को 2 थीटा मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। सो इफ यू आर कंसीडरिंग एंगल 2 थीटा बिटवीन द थ्रेड्स in the first case, then tan theta equal to tan theta F E divide by mg, tan theta F E divide by mg. In the first figure tan theta equal to, आप फिगर देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा tan theta की वैल्यू क्या है। जो और इधर अगर ऊपर का एंगल लेते हैं तो नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा r by 2. So r divided by 2y, this is equal to Fe q square divided by 4 pi epsilon naught mg r square. So just you can write here, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो r डिवाइड बाई 2y, इस कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर r स्क्वायर है डिवाइड बाई r square. So this implies r cube equal to 2y, r cube equal to 2y. तो यहां से आ गया वैल्यू y का, y की वैल्यू r cube
डिवाइड बाई 2 और क्यू डिवाइड बाई 2 आ गया। यह है फर्स्ट केस। नाउ स्विच ओवर टू सेकेंड केस। सेकेंड केस में अगर हम लेते हैं tan थीटा बदल रहा है, मान लीजिए tan थीटा डैश हो गया, तो tan थीटा डैश दिस इज इक्वल टू एफ ई। वहां पर जो डिस्टेंस लेंगे तो आर के जगह पर एफ ई डैश हो जाएगा, कोई वैल्यू हो जाएगा फोर्स, मान लो एफ ई डैश है, डिवाइड बाई एम जी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। tan थीटा डैश और था यहां पर, इसमें आर डैश है, तो आर डैश बाई 2 और y के जगह पर क्या है, y डिवाइड बाई 2 और डैश बाई 2 और y के यहां पर है y डिवाइड बाई 2। दिस इज इक्वल टू एफ ई डैश। एफ ई डैश की वैल्यू लेंगे, बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट रहेगा। यहां पर जो आर स्क्वायर है वहां पर आएगा 1y और डैश स्क्वायर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर जितना भी टर्म सब सेम है, लेकिन यहां पर आएगा आर डैश स्क्वायर। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। नाउ यू विल गेट y equal to r dash q। y equal to r dash q। अब यहां से y की वैल्यू है r क्यू बाई 2, यहां से y की वैल्यू है r डैश क्यू, देयरफॉर r डैश क्यू इक्वल टू r क्यू डिवाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज r डैश इक्वल टू r क्यू है तो 3 तो 1/3, तो r हो जाएगा डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 1/3 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 1/3। दिस इंप्लाइज r डैश इक्वल टू r डिवाइड बाई 2 और डैश इक्वल टू r डिवाइड बाई 2 है, 1/3 है, तो यहां पर लिखोगे आप 3। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, दिस इज द अनदर मेथड। y इक्वल टू r डैश क्यू, r डैश क्यू इक्वल टू r क्यू बाई 3, r डैश इक्वल टू r बाई 2, सो दिस इज r डैश इक्वल टू r अपॉन 2/3। दिस बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है, जिसके बेसिस पर यू कैन डिसाइड द आंसर। नाउ यू स्विच ओवर टू अनदर क्वेश्चन। आ रहा है, यहां पर आ चुका है, अब उसको ध्यान से देखें। एक पर चार्ज है Q1, दूसरे पर चार्ज है Q2, लेकिन जो मास दिया हुआ है दोनों का मास सेम लिया गया। डिस्टेंस जो दिया हुआ है दोनों के बीच में दिया हुआ है, बॉल के बीच में x डिस्टेंस दिया हुआ है, x डिस्टेंस, बॉल के बीच का डिस्टेंस है x, लेंथ है l दिया हुआ है। हमें निकालना फर्स्ट पार्ट में x डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अभी आपने देखा था tan थीटा इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई एम जी। दिस इंप्लाइज tan थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर का एंगल ले रहे, थीटा हमें लिया है दो थ्रेड के बीच में, जो एल थ्रेड होगा उसके बीच का एंगल हमने मान लिया है, एक में θ1 θ2 दिया हुआ, दोनों को हमने मान लिया है, मान लो कि दिया हुआ वैल्यू थीटा दिया हुआ, दोनों एंगल सेम बनेगा, θ1 इक्वल टू θ2 बनेगा। फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम में है, सो θ1 इक्वल टू θ2 दैट इज इक्वल टू थीटा आई हैव टेकन। सो tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, सो tan थीटा वैल्यू विल बी व्हाट इन जनरल। अभी जो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं, दो क्वेश्चंस, उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/2 दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। When theta is small, sin theta nearly equal to tan theta, तो x/2l, tan theta का x/2l हो जाएगा, and when theta small, sin theta nearly equal to tan theta nearly equal to sin theta, तो x/2l, this is value is q square divided by 4 pi epsilon naught mg x square। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है x, हमें निकालना वैल्यू किसका,
x का, सो 2 2 जा 4, दिस इंप्लाइज x क्यूब, जस्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। x क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल टू द पावर क्या हो जाएगा 1/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x you have calculated. So first part of the answer is x equal to q square l whole to the power 1/3. Now the second part theta 1 theta 2 you are supposed to calculate. As you know, in equilibrium theta 1 equal to theta 2. In equilibrium थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, लेकिन हमें थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन का है। तो अगर इन दिस केस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा, आपने पढ़ा है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहां पर एल का मतलब है जो हम लोग ले रहे हैं एंगल जो बना रहे हो वहां पर वह है x/2। जैसे आपने लिखा वैल्यू थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यहां पर थीटा का हम ले रहे हैं हाफ एंगल तो थीटा हुआ, और एल का मतलब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना के बराबर है x/2 के बराबर है, और जो रेडियस का काम करेगा वो एल के बराबर है। आप डायग्राम देखो क्लियर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला। थीटा हमने लिया जस्ट हाफ एंगल, नॉट टोटल एंगल, हाफ, 2 थीटा का हाफ, एंगल बिटवीन थ्रेड्स इज 2 थीटा, सो हाफ इट थीटा, सो थीटा इक्वल टू x/2l। सो अगर यहां से आप लेते हो वैल्यू x का, यहां x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l थीटा। तो यहां से लिखेंगे 2l थीटा x 2l थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल टू द पावर 1/3. We have to find theta because theta 1 equal to theta 2 equal to theta. So if you are taking theta, हमें इस 12 को ले जाना होगा अंदर, इसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर में इसके अंदर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई, अब 2 जाएगा यहां पर, पावर यहां 1/3 है, तो 2 लाने के लिए यहां पर 8 जाना होगा, 8 जाएगा, 8 2 जा 16, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, यहां पर एल है, एल लाने के लिए यहां पर एल टू द पावर 3 होगा, तब आएगा 1/3। एल लाने के लिए एल पर पावर 3 लिखेंगे, और एल पर पावर 3 लिखेंगे, ऊपर में भी एल डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एल स्क्वायर, इतना है थीटा, ये वैल्यू आएगा, इस तरफ पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, and this is the second part of the question. I think now it is clear कि how are calculating theta with the basic formula theta equal to L by R. Again third part tells what will be effect on theta 1 and theta 2 when positive charge q is given to the first ball. First ball को दिया जा रहा चार्ज q, अगर फर्स्ट बॉल को चार्ज q देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट बॉल पर लगेगा, फर्स्ट स्पेस पर लगेगा, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेकेंड पर भी लगेगा। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द मास, सो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। आप देख रहे हो कि क्यू पॉजिटिव चार्ज क्यू इज गिवन टू द फर्स्ट बॉल, तो in this case theta 1 and theta 2 we are supposed to calculate.
तो क्या होगा, अगर चार्ज हमने बढ़ा दिया फोर्स बढ़ जाएगा। सो θ1, नेक्स्ट पार्ट में θ1 एंड θ2 बोथ विल increase. θ1 and θ2 both will increase, but still θ1 equal to θ2। अगर सिंबल को हम सेम माने θ1 and θ2, तो चार्ज देने के बाद भी, चार्ज अगर हम देंगे एक पर, तो जितना चार्ज हमने दिया फर्स्ट पर, उसके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा। यानी एक पर चार्ज अगर Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, एक पर चार्ज Q1 डैश है, एक पर चार्ज कुछ और है Q2 डैश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम, mg इज सेम। सो θ1 इक्वल टू θ2, बट प्रीवियस वैल्यू वाज कुछ समथिंग था, कुछ था, उससे ज़्यादा वैल्यू रहेगा, लेकिन बढ़कर होगा, बट θ1 इक्वल टू θ2 अभी भी होगा। अब अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन, मास को ऐड किया गया है, किस बॉल के साथ ऐड किया गया है, फर्स्ट बॉल के साथ ऐड किया गया है। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अगर इस तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने समझ लिया, तो ये क्लियर है कि जो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। इसके आगे भी क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन हम और करेंगे जो बेस्ट होगा, लेकिन अभी तीन क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अब इसका एक पार्ट और कह रहा है कि मास को ऐड किया गया फर्स्ट बॉल में, तो क्लियर है कि mg इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, θ1 θ2, θ1 विल बी लेस देन θ2। अब यहां पर आप देख रहे हो फोर्थ में कि जो वैल्यू है θ1 डिक्रीज कर रहा, θ1 विल बी लेस देन θ2 हो जाएगा, क्योंकि मास को बढ़ा दिया गया, mg विल इंक्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो न्यूटन्स लॉ वगैरह में पढ़ा होगा आपने, तो उसके बेसिस पर ये कहता है कि अगर mg की वैल्यू बढ़ जाती है फर्स्ट के लिए, तो वो ज़्यादा दूर तक उसको जाने नहीं देगा। यानी इस केस में θ1 की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, तब क्या होगा, θ1 लेस देन θ2 हो जाएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है फिफ्थ में, ये पहले भी इवन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। जो ऊपर का क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया गया है नीट में, जेईई में भी पहले आ चुका है। अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं, तो सैटेलाइट में क्या होता है कि इफेक्टिव जी की वैल्यू 0 होती है, वहां पर जी नहीं होता, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नहीं है, सो mg इज 0। अगर यहां पर इसकी बात करें तो tan थीटा fe डिवाइड बाई mg, और अगर ये 0 हो गया तो इंफिनिटी आ जाएगा। when g इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू इंफिनिटी, tan थीटा टेंस टू इंफिनिटी, थीटा टेंस टू पाई बाई 2, एंड 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। तो यहां पर जो सिचुएशन बनेगा हमारा, यहां पर अगर वैल्यू मान लो Q1 है और यहां पर वैल्यू Q2 है, यहां पर पोजीशन था जहां से हैंग किया गया, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा यहां पर, ये 180 डिग्री हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और यहां से यहां पर बन जाएगा हमारा L, एंड दिस अगेन विल बी L। G यहां पर 0 हो रहा, अगर G की वैल्यू 0 हो रही है तो mg अगर 0 लेते हैं तो इंफिनिटी हो जाएगा, tan थीटा टेंस टू इंफिनिटी, थीटा टेंस टू पाई बाई 2, 90 डिग्री। इसका मतलब है अगर 90 प्लस 90 180 डिग्री, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। अब यहां पर Q1 यहां है और Q2 यहां है। इस कंडीशन में
जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में। तो एंगल तो आप देख रहे हो क्लियर है कि वो एंगल है 180 डिग्री एंगल। यहां से हो गया एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स दैट पाई रेडियन एंगल हो गया। और एक पार्ट क्वेश्चन का और है जहां पर टेंशन की बात कर रहा है, टेंशन थ्रेड में। तो जो थ्रेड में जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई, या अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसका स्मॉल हम K मान लें, तो K Q1 Q2 बाई 4 12 हो गया, 12 का होल स्क्वायर 4L स्क्वायर। तो FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा टेंशन। टेंशन इक्वल टू फी डैश भी इसको आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस प्रकार से लगेगा। तो K Q1 Q2 ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ एंगल बन रहा 180 डिग्री। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई 4L स्क्वायर, हमने जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू हमने मान ली है K, तो यहाँ पर आया 4L स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन।